नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सीटेट ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 17वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक है। आकलन का सूचक मतलब क्या हो गया कि किस पैमाने पर बच्चे का आकलन यानी असेसमेंट किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, ईवीएस के बारे में एनसीएफ ये कहता है कि ये परिवेश से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, यानी परिवेश में जो कुछ भी बच्चा देख रहा है उससे जोड़ करके पढ़ाने की बात की जानी चाहिए। परिवेश में जो कुछ भी बच्चा देख रहा है वो उसके अनुभव का पार्ट हो गया और कहीं ना कहीं वो देख करके चीज़ों को सीख रहा है। और देखना और ऑब्जर्व करना ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं अवलोकन सूचक होगा आकलन का। दूसरा दिया गया है सहयोग। देखिए, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ग्रुप में रहकर ही सीखते हैं, और बच्चा अगर कोई भी गतिविधि कर रहा है या फिर शैक्षणिक भ्रमण कर रहा है तो ग्रुप में ही जाते हैं बच्चे शैक्षणिक भ्रमण करने के सेंस में। तो वहां पर ग्रुप में रहते हुए एक बच्चा दूसरे का सहयोग कर रहा है या नहीं, उसको सीखने में मदद कर रहा है या नहीं, या फिर ग्रुप में डोमिनेंट नेचर का है कि केवल अपनी ही तानाशाही दिखा रहा है, तो ये सभी चीजें बच्चे के आकलन का सूचक है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, याद और स्मृति, रटना, याद करना, ये सभी विकल्प हमेशा निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रत्याहान यानी कि रिकॉल करना, ये भी निगेटिव होता है। कहीं पर भी प्रत्याहान दिख जाए या फिर रिकॉल दिख जाए, इंग्लिश में इसी को रिकॉल कहते हैं, तो वो हमेशा निगेटिव होता है। यानी कि केवल ए और बी हमारा सही उत्तर होगा दिए गए विकल्प में। देखिए, चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए, आप ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर 1 केवल ए और बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। अब मान लीजिए कि हम लोग ईवीएस के टीचर हैं, तो एज ए टीचर चारों विकल्पों में से हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को सूचना देना। ये तो सबसे आसान है ना, कि आप कक्षा में आइए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और चले जाइए। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल निष्क्रिय बैठे हैं, आपको केवल आना है, इन्फॉर्मेशन देना और चले जाना। जिस प्रकार से हायर क्लासेज में आप लोग देखते होंगे कि लेक्चरर होते थे, वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लेक्चरर आएंगे, लेक्चर देखेंगे और चले जाएंगे। तो ये तो सबसे आसान हो गया और ये चुनौती के तौर पर नहीं देखा जा सकता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना यानी वर्कशीट देने की बात की जा रही है। ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें कहाँ कुछ मेहनत करना पड़ा है। आप कक्षा में एज ए टीचर आइए, बच्चों को वर्कशीट दीजिए और चले जाइए, तो ये भी आसान है। गृह कार्य देना, होमवर्क देना, ये तो और ज़्यादा आसान है। आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दीजिए कि ये आपको घर से करके लाना है, तो ये भी आसान है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विकल्प नंबर 3 की, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, ये वास्तविक चुनौती सामने आएगी। क्योंकि जब आप विद्यार्थियों को खुद सीखने का अवसर दे रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें मॉनिटरिंग करनी होती है बच्चों की, कहीं बच्चा गलत रिजल्ट पर तो नहीं जा रहा है, या फिर ग्रुप में अगर काम कर रहा है तो ग्रुप में गतिविधि के दौरान एक बच्चा कहीं डोमिनेंट तो नहीं हो रहा है ग्रुप में, कहीं दूसरे पर हावी तो नहीं हो रहा है। सबको एक समान मौके देना, ये एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में आगे तो नहीं बढ़ रहा है, सही रिजल्ट तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ये सब कुछ मेजर करना हमारे लिए चुनौती का काम होता है एज ए टीचर। ठीक है, तो ये वास्तविक चुनौती है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? यानी कि किस संसाधन के माध्यम से बच्चे प्रभावशाली ढंग से ईवीएस सीख सकते हैं? चौथा दिया गया है दृश्य, यानी कि सिर्फ इमेज की बात की जा रही है कि कक्षा में आप सिर्फ इमेज बता रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं लोगों को, तो ये इससे बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे अपने परिवेश से देखे हुए हैं उसी से रिलेटेड चीज़ों को सीख पाएंगे, तो दृश्य यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप लेकर के आ जाएंगे बच्चों के सामने तो वो भी दृश्य है, वो भी इमेज है, लेकिन बच्चे के परिवेश से वो नहीं जुड़ा हुआ है, इससे पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको सीखने में दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं एनसीएफ भी इसी की पैरवी करता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। तो दृश्य कुछ भी हो सकता है, विदेश का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तीसरा देखिए, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट देने की बात की जा रही है। तो बच्चे के पास पहले से किताब अवेलेबल है, कहाँ वो किताब से पढ़ करके सीख रहा है? बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, उनके लिए ये एनसीएफ कहता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, खेल के माध्यम से ही सीखेंगे या फिर कहानी कविता के माध्यम से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं, कविता में बच्चे को आनंद आता है, इसलिए वो उसके माध्यम से सीख रहे होते हैं। केवल आप वर्कशीट देकर के चले जाएंगे तो वहां पर बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि सक्रिय भागीदारी नहीं है, क्योंकि पहले से उनके पास बुक अवेलेबल था, बुक में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरा विकल्प देखिए, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चे पाठ्यपुस्तक से में रुचि नहीं लेते हैं,
अगर आप उनको कितना भी किताब दे दीजिए, जब तक उनको खेल के माध्यम से सक्रिय भागीदारी नहीं कराएंगे तब तक बच्चा पाठ्यपुस्तक के माध्यम से नहीं सीख पाएगा। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा कविताएं और कहानियां। देखिए ये विकल्प पॉजिटिव है और इसी के माध्यम से बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीख पाएंगे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बच्चे कहानियों के माध्यम से ईवीएस को कैसे सीख सकते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो कई लोगों की कहानियां दी गई हैं। एक बिहार की लड़की का वास्तविक कहानी दिया गया है जो कि मधुमक्खी पालन करके कैसे अपने आजीविका के साधन को जुटाती है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारती है। तो यहाँ पर जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जो कि ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टर्म है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको भी टारगेट किया गया है। साथ ही वास्तविक जीवन से जोड़ करके बच्चे को कहानी सुनाया गया है। तो इससे फायदा ये होगा कि एक तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने परिवेश से जुड़ा हुआ चीज़ देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ ये इंडिया में ही इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, लड़कियां भी अपनी आजीविका का साधन जुटा पा रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने समाज के आसपास इस उदाहरण को ढूंढने की कोशिश करेगा जब आप कहानियों के माध्यम से सिखाएंगे। जब हम लोग बच्चों को लड़कियों के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में शामिल होने के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने मोहल्ले में इन उदाहरणों को ढूंढ रहे होते हैं कि क्या हमारे मोहल्ले में भी इस प्रकार की महिलाएं हैं जो अपनी आजीविका जुटाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही हैं और अपना परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। तो इससे बच्चे में क्या होता है कि जो जेंडर रूढ़िवादिता होता है उसको चुनौती मिलती है। समाज ने उसके ऊपर पहले से अपने विचार थोप रखा है कि लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौकी संभालेंगी और लड़के हैं तो बाहर जाकर के अपने घर के लिए आजीविका का साधन जुटाएंगे। तो इस प्रकार की रूढ़िबद्ध विचार जो है उसको चुनौती मिलती है और ये सभी चीजें किसका पार्ट है? ईवीएस का पार्ट है। इसलिए कहानी और कविताएं ही यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? यानी कि किताब के अलावा कौन सा एक ऐसा रिसोर्स है जिसके माध्यम से बच्चे ईवीएस को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, संसार का मानचित्र। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के लिए एनसीएफ ये कहता है कि उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। अब संसार बच्चे के परिवेश में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बच्चा गांव देहात से अलग अगर बिलोंग कर रहा है तो वो संसार को देखा कहाँ है, तो आप कैसे उसको कोरिलेट कर पाएंगे? क्योंकि वो चीजें देखा ही नहीं है, उसके परिवेश का पार्ट ही नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला। देखिए ध्यान से समझिएगा, विज्ञान में अब ईवीएस बच्चे को पढ़ाना है, पर्यावरण पढ़ाना है, तो लेबोरेटरी में जाकर के कुछ बना करके थोड़ी दिखा सकते हैं। विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को वहां पर हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर दिखा सकते हैं। ईवीएस से संबंधित क्या आप प्रत्यक्ष तौर पर दिखाएंगे? जेंडर रूढ़िवादिता को टॉपिक को आप कैसे प्रयोगशाला में दिखाएंगे? कुछ केमिकल मिला करके जेंडर रूढ़िवादिता टॉपिक थोड़ी समझा सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पठन सामग्री, देखिए हमें पहले ही प्रश्न में बोल दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, यानी कि पठन सामग्री तो हमें छूना ही नहीं है, ये बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, समुदाय के सदस्य। देखिए समुदाय के जो लोग होते हैं, समुदाय के जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे के परिवेश का पार्ट है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास में जो कुछ भी देख रहे हैं वो उसका परिवेश हो गया और आसपास में उनके परिवार के सदस्य भी हैं, साथ ही साथ उनके आस पड़ोस के लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कि बुद्धिजीवी हैं इस समुदाय में, और वो कहीं ना कहीं बच्चे के संज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी एक ऐसा पर्सन, वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपके बराबर भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, जो कि आपसे थोड़ा बहुत भी जानता है, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानता है, वो आपके ज्ञान में, आपके संज्ञानात्मक स्तर में वृद्धि कर सकता है अंतःक्रिया के माध्यम से। तो जब समुदाय के सदस्यों से बच्चे बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको नया चीज सीखने को मिलेगा और यही यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? यानी कि कौन सा एक ऐसा आकलन है ईवीएस में जो कि बच्चे भी आनंद ले रहे होते हैं उस आकलन का? ध्यान से समझिएगा। देखिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये पैरवी करते हैं कि बच्चे का जब आकलन किया जाना चाहिए तो बच्चा किसी भी प्रकार से प्रेशराइज ना हो, दबाव में ना रहे, डर की भावना ना रहे। इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। पहले हमारे समाज में क्या था, आज से लगभग 10-15 साल 20 साल पहले की अगर आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड की जब फाइनल परीक्षा हो रही होती थी, बोर्ड एग्जाम हो रहा होता था, तो इतना बच्चों में भय रहता था, इतना डर रहता था कि बोर्ड परीक्षा पता नहीं क्या है, तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, पता नहीं, इस प्रकार की सिचुएशन हो जाती थी। तो उससे निपटने के लिए अब यह किया गया कि देखिए 100 नंबर का जो पहले केवल एक्सटर्नल एग्जाम होता था, यानी कि जो केवल बोर्ड एग्जाम होता था, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अगर आप यूपी बोर्ड में देखेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 अंक इंटरनल मार्क्स के डिसाइड कर दिए गए हैं और 70 अंक एक्सटर्नल मार्क्स के डिसाइड किए गए हैं, यानी बोर्ड परीक्षा के डिसाइड किए गए हैं। अब 30 अंक बच्चों का जो साल भर का जो शैक्षणिक सत्र है उस दौरान जो कुछ भी गतिविधि करेंगे
के मूल्यांकन के आधार पर उसको 30 अंक दिया जाएगा। तो बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ, जो पहले एक तरीके से भूत था बोर्ड एग्जाम, उसका डर धीरे धीरे खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि उसके वेटेज को थोड़ा सा कम किया गया है और बच्चा जो डे टू डे लाइफ में गतिविधि कर रहा है सामान्य तौर पर बिल्कुल सहज माहौल में, उसके माध्यम से भी बच्चे का आकलन किया जा रहा है। तो ये चीजें जो होती हैं, जो सतत मूल्यांकन की बात करता है, वो हमारा कहीं ना कहीं उसमें बच्चे भी आनंद ले रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे पर प्रेशर कम होता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। पेपर पेंसिल परीक्षण यानी कि सीधे तौर पर फाइनल एग्जाम की बात की जा रही है, क्योंकि सतत मूल्यांकन होगा तो पेपर पेंसिल की बात ही नहीं आएगी। बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है, अगर कोई शारीरिक गतिविधि कर रहा है जैसे पीटी कर रहा है, तो उसी दौरान उसका मूल्यांकन होगा। अगर बच्चा कोई शैक्षणिक गतिविधि कर रहा है जैसे कि कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई पोस्टर बना रहा है, तो उसी दौरान उसका मूल्यांकन हो रहा होगा। यानी बच्चा सहज माहौल में है और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के अपना काम कर रहा है। उसी दौरान जब माहौल उसके मूल्यांकन होगा तो बच्चे पर प्रेशर नहीं है कि मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, वहां पर जब पेपर पेंसिल परीक्षा होती है तो एक तो घर वाले प्रेशर देते हैं कि घर वाले प्रेशर मतलब निगेटिव मत समझिएगा। घर वाले प्रेशर यानी कि आपकी भलाई के लिए प्रेशर देते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके करियर में ये फायदामंद होगा। और आपका समाज, आपके समाज का एक प्रेशर रहता है कि उनका लड़का देखो कितना अच्छा नंबर पाया, तुमको भी नंबर पाना ही होगा। इस प्रकार के प्रेशर से हम लोग जूझ रहे होते हैं। तो पेपर पेंसिल परीक्षा या फिर जो बोर्ड परीक्षा या फिर जो फाइनल परीक्षा होती है वो निगेटिव तौर पर देखा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा और एनसीएफ 2005 के द्वारा। तो ये फाइनल परीक्षा की बात की जा रही है, हमारा उत्तर नहीं होगा। मौखिक प्रश्न देखिए, मौखिक प्रश्न भी जैसे कि आपका जो वाइवा हो रहा होता है सत्र के अंत में, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ये भी एक फाइनल परीक्षा के तौर पर देखा जाएगा। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पेपर पेंसिल परीक्षण तो मैंने पहले ही बता दिया, गलत है। एक ही विकल्प बचा पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान, मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है, तो 3 में जो पूरा 1 साल बच्चा बिताएगा, उस दौरान जो कुछ भी बच्चे ने शैक्षणिक गतिविधि की है उसका जो पूरा डेटा है वो पोर्टफोलियो फाइल में मेंटेन किया जाएगा। अब पोर्टफोलियो जो है वो एक तरीके से बच्चे के साल भर के परफॉर्मेंस का एवरेज निकल गया। क्यों एवरेज निकल गया? क्योंकि बच्चे की कभी तबीयत खराब हुई होगी साल भर में, तो उस समय उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ होगा। कभी बच्चे का अधिगम सही से नहीं हो पा रहा होगा, अधिगम पठार आ गया होगा, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हुआ होगा। लेकिन कभी ना कभी तो बच्चा अच्छे माहौल में होगा, एक खुशनुमा माहौल में होगा, पॉजिटिव इमोशंस उसमें होंगे, तो उसका अधिगम अर्थपूर्ण हुआ होगा। यानी कि बच्चे का जो अधिगम है वो कभी पीक पर होगा और कभी डाउन पर होगा और कभी एवरेज पर होगा। तो जब हम लोग साल भर के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं तो उसका एवरेज निकल जाता है। और जो फाइनल परीक्षा होती है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे का तबीयत खराब है या फिर कोई निगेटिव इमोशंस की वजह से, डर की वजह से, भय की वजह से अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं वो उसका एक दिन का परीक्षा ही उसका भविष्य तय करने लगता था। लेकिन पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है कि आप साल भर जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं वो एवरेज निकल गया कि आप कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कभी बहुत खराब परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन सबका एवरेज निकल गया। तो इसलिए इसको हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। यानी कि एक दिन, एक पेपर, एक परीक्षा के माध्यम से आपका आकलन नहीं किया जा रहा है। डेली आप जो कुछ भी अपने सहज माहौल में कर रहे हैं उसी के आधार पर आपका आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो एक दिन का आकलन नहीं है, ये साल भर का आकलन है जो एक शैक्षणिक सत्र में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे भी इसमें आनंद इसलिए लेंगे क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन क्या होता है? एक कोई चैप्टर पढ़ाया गया या फिर एक कोई कॉन्सेप्ट बताया गया, तो उसके बाद आ रही समस्याओं को जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन या फिर आकलन कहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। दिया गया है, जो वस्तुएं डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। रटना, याद करना, ये जहां पर भी आपको दिख जाए, प्रत्याहान, रिकॉल, ये सभी वर्ड नेगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। यहां पर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में और ये विकल्प निगेटिव कर दे रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर पॉजिटिव में पूछा गया तो उत्तर भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव में पूछा गया तो उत्तर भी निगेटिव होगा। प्रश्न यहां पर पॉजिटिव सेंस में तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तीसरे विकल्प की बात करेंगे, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। यहां पर देखिए दो निगेटिव वर्ड है, परिभाषा और व्याख्या। परिभाषा क्या होता है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट का जो पूरा सारांश होता है वो परिभाषा के तौर पर दिया जाता है। यानी कि बच्चा अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो परिभाषा खुद बनाने में वो सक्षम हो जाएगा, लेकिन परिभाषा के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा, क्योंकि परिभाषा क्या है? पूरा एक थीम के तौर पर दिया गया है। और जब तक बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा तो परिभाषा समझ करके वो चीज़ों को केवल रटने लगता है। ठीक है, इसलिए परिभाषा को निगेटिव मानते हैं। और व्याख्या तो आप प्राइमरी में समझ लीजिए कि हमेशा निगेटिव ही माना जाएगा। क्यों निगेटिव माना जाएगा?
क्योंकि बच्चे व्याख्या के दौरान, देखिए व्याख्या अगर बच्चा कर रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो वहां पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर व्याख्या टीचर कर रहा है तो उस दौरान बच्चा निष्क्रिय बैठा हुआ है, इसलिए वो निगेटिव हो जाता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि बच्चों के एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि प्राइमरी स्तर पर बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे, जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक नहीं सीखेंगे। और जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं परिभाषा के माध्यम से या फिर व्याख्या के माध्यम से, तो उस समय बच्चा निष्क्रिय होता है, इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन के लिए क्रियाकलाप कराना, ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे क्रियाकलाप करेंगे तो खुद एक्टिव है, खुद करके सीख रहे हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया। पहला देखिए, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, तो केवल आप किसी भी वस्तु को तैर रहा है या फिर डूब रहा है, केवल प्रश्न उत्तर लिख करके बच्चा उसको सही से नहीं समझेगा। जब तक कि पानी में डाल करके वो ईंट को डालेगा तो डूब जाएगा, किसी कटोरी को डालेगा तो वो पानी में तैर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल अवलोकन करके वो ज़्यादा सीख पाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और पहला वाला विकल्प गलत हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वे प्रोत्साहित करता है। ध्यान से समझिएगा, कला और कौशल किस लिए प्रोत्साहित करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कौशल क्या हो गया? बच्चे में स्किल की बात की जा रही है। और कला क्या हो गया? बच्चे जो विभिन्न प्रकार के कला का प्रदर्शन करेंगे उसकी बात की जा रही है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सृजनात्मक को प्रोत्साहित करेगा, सृजनात्मकता को। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कोई एक बच्चा जैसे अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को कला के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा वो क्रिएटिव है, अपने परिवेश में उन चीज़ों को देखा हुआ है और उन चीज़ों को क्रिएटिव तौर पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या होगा कि दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे कि मैं भी अपने संस्कृति से जुड़े कला का प्रदर्शन करूंगा, तो इससे बच्चे क्रिएटिव बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव, हमारा उत्तर होगा। सहपाठी सीखने को, ये भी बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक बच्चा अपने कला का, अपने स्किल का प्रदर्शन कर रहा है कक्षा में, तो दूसरे बच्चे भी इससे मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे भी करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सहपाठी को सीखने में मदद करेगा, सहपाठी सीखने को प्रोत्साहित करेगा। तीसरा देखिए, कक्षा में अनुशासन। देखिए, जो ये कला है और कौशल है, ये बाहरी पार्ट हो गया, बच्चों के बाहर का पार्ट हो गया। लेकिन आज हम लोग अनुशासन की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 बच्चे को बाहरी तौर पर अनुशासित ना करके स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करता है। स्व अनुशासन क्या होता है? यानी बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहने के लिए प्रेरित है। कैसे ये पॉसिबल होगा? देखिए, अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो उस समय शांत होकर के उत्सुकता भरी नजर से वो चीज़ों को सुन रहा होता है, उसके माध्यम से वो करके सीखने की कोशिश कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, बच्चा जब किसी गतिविधि में इंक्लूड हो जाएगा, किसी गतिविधि में बिजी हो जाएगा, तो उसका ध्यान बदमाशी करने में या फिर इस प्रकार की फालतू कामों में नहीं लगेगा। यानी कि जब वो कोई काम कर रहा होगा तो अनुशासित खुद ब खुद हो जाएगा। और काम करने के लिए प्रेरित कैसे होगा? जब उसमें रुचि उत्पन्न होगी, उत्सुकता उत्पन्न होगी। तो इसी वजह से एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि शिक्षण प्रविधि जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उसकी जो विधि है वो इस प्रकार से हो ताकि बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करे, बच्चे में रुचि उत्पन्न करे। अगर बच्चे में जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न हो गया तो बच्चे स्व अनुशासित हो जाएंगे। उनको किसी भी प्रकार का दंड या फिर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अनुशासन के लिए। तो एक्सटर्नल अनुशासन हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। चौथा दिया गया समावेशन को, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखिए, कला और कौशल हो गया। जैसे कि मान लीजिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में एक ही कक्षा में दृष्टि बाधित बालक भी है, श्रवण बाधित बालक भी है, यानी कि शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी है, अधिगम विकार से जूझ रहा बालक भी है, जैसे कि डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सभी चीज़ें से जूझ रहे बालक भी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत प्रतिभाशाली भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। तो बहुत प्रतिभाशाली जो है वो अपने लेवल के हिसाब से अपने स्किल का प्रेजेंटेशन कर रहा होगा कक्षा में। और मान लीजिए कि कोई पैर से विकलांग बालक है तो वो भले मूवमेंट करके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जो अपने स्तर पर स्किल होगी वो उसका प्रेजेंटेशन कर सकता है। और इसी प्रकार से मान लीजिए डिसलेक्सिया से जो जूझ रहा बालक है, जो पढ़ने में अक्षमता है, जिसको वो पढ़ने में तो दिक्कत है, तो वो हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से कला का प्रदर्शन करे कि वो डांस करके दिखा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे का, सभी बच्चे को एक साथ रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा है अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने अपने आर्ट के हिसाब से। तो इससे जब बिना किसी योग्यता के आधार पर हम बंटवारा नहीं करते और सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो उसी को हम लोग समावेशी कक्षा बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने का मौका मिल रहा है, सभी बच्चे अपने स्किल के हिसाब से, अपने आर्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारा विकल्प क्या बना? ए, बी और डी। चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है ए, बी, डी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी
युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगी। यानी कि बच्चों को आश्रय थीम बताना है, तो इसके लिए कौन सा एक तरीके से युक्ति इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो केवल चित्र एकत्रित करना, ये निगेटिव के सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे ऐसे विकल्प भी मिलेंगे जिसमें बच्चा ज़्यादा कुछ सीखने के लिए उसको मौका मिलेगा। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, यानी केवल इमेज को शेयर करने की बात की जा रही है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, यानी एज ए टीचर हम बच्चों को पीपीटी एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के घरों का प्रकार दिया गया है, तो ये भी बच्चे के लिए निगेटिव है, क्योंकि डायरेक्टली बच्चा परिवेश से नहीं देख रहा है। एक ही विकल्प बचा, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत। यहाँ पर देखिए जाने की बात की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं शैक्षणिक भ्रमण की बात की जा रही है, तो बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर अवलोकन कर पाएगा। इसके पहले वाले जो दो विकल्प थे, चित्रों को एकत्रित करना, तो इसमें क्या होता था कि बच्चा बस इमेज को देख रहा था, प्रत्यक्ष तौर पर उस मकान को, उस घर को नहीं देख रहा है। लेकिन बच्चा जब अगर शैक्षणिक भ्रमण करके किसी वाकई में किसी स्थल पर जाएगा, किसी साइट पर जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के बच्चा क्या होता है कि प्रत्यक्ष तौर पर मकान या फिर घरों को देख सकता है। और विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। अब यहाँ पर बच्चा जब अपने अनुभव को सुनाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक्सप्रेशन का मौका दिया जा रहा है, बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है। तो इससे सभी बच्चे एक तरीके से जब अपने अपने अनुभव साझा करेंगे, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से ही सीखते हैं, ग्रुप में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। यानी कि ईवीएस में किस किस सब्जेक्ट को एकीकृत किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ईवीएस में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो कक्षा 1 और 2 से रिलेटेड, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है 3, 4 और 5 कक्षा से रिलेटेड। 1 और 2 में ईवीएस की कोई भी अलग से पुस्तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 में बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से ही ईवीएस पढ़ाया जाता है। कैसे भाषा और गणित के माध्यम से? देखिए बच्चे ने अपने परिवेश में बिल्ली देखा हुआ है, और उस बिल्ली से जोड़ करके उसको सी अल्फाबेट यानी सी फॉर कैट पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां पर बच्चे को सी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और किससे जोड़ा गया है? बिल्ली से। और बिल्ली कहां बच्चा देखा होगा? अपने परिवेश में। यानी कि बच्चे को भाषा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उससे कोरिलेट किया गया उसके परिवेश से, और परिवेश उसका ईवीएस का पार्ट था। इसी प्रकार से गणित के माध्यम से देखिए कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चे को एक गिनती सिखाने के लिए, एक नंबर सिखाने के लिए आगे एक चेयर का इमेज बना होगा। इसी प्रकार से 2 बताने के लिए आगे 2 चेयर का इमेज बना होगा। इसी प्रकार से 3 बताने के लिए हो सकता है आगे 3 बिल्ली का चित्र बना हो। तो ये सभी चीजें क्या हैं? चेयर हो गया, बिल्ली हो गया, डॉग हो गया, ये सब बच्चे ने अपने परिवेश में देखा था। बच्चे को हम गिनती सिखा रहे हैं, 1, 2, 3 नंबर सिखा रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? बच्चे के परिवेश की हेल्प से। और परिवेश क्या है? बच्चों के पर्यावरण का पार्ट है, यानी ईवीएस का पार्ट है। इस वजह से 1 और 2 में अलग से ईवीएस का कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है, बच्चों को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। और ये तो हो गया कक्षा 1 और 2 में। और कक्षा 3 और 4 और 5 में बच्चे का जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा है, तीनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है। तीनों को एक साथ पढ़ाने की बात की जाती है। एकीकृत किया गया है कक्षा 3, 4, 5 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को। ठीक है, विज्ञान को कैसे एकीकृत किया गया है? देखिए बच्चा अपने परिवेश में जब से जन्म लिया तब से देख रहा है कि हमारे आसपास के लोग या फिर परिवार के सदस्य शौच से आने के बाद से अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोते हैं, या फिर रोज नहाते हैं, या फिर अपने नाखून को हमेशा छोटा रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके माता पिता या फिर परिवेश में उनको पता चलता होगा कि इसके वजह से अगर हम लोग अपने गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो हमें 50 बीमारियां हो जाएंगी। बीमारी क्या है? विज्ञान का पार्ट है। विज्ञान में हम लोग बच्चों को बीमारियां पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने परिवेश को देख करके क्या सीख रहा था? विज्ञान का पार्ट सीख रहा था, बीमारियों के बारे में जान रहा था। तो परिवेश क्या है? ईवीएस है। बच्चों का पर्यावरण क्या है? ईवीएस है, पर्यावरण शिक्षा है। और पर्यावरण शिक्षा में ही बच्चे को विज्ञान भी पढ़ाया गया, और इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान भी बच्चे को उससे जोड़ करके पढ़ाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो ईवीएस में एक तरीके से मधुमक्खी वाली जो कहानी दी गई है, बिहार में एक लड़की की वास्तविक घटना, तो ये क्या है? ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ विभिन्न उदाहरण है, जो कि बच्चे को कहीं ना कहीं उसके परिवेश से जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवेश ही तो हमारा समाज है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है कक्षा 3, 4, 5 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ एकीकृत किया गया। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के
एवं मुद्दों का। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर सामाजिक विज्ञान की बात नहीं की गई है। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों को क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर विज्ञान और ईवीएस की बात नहीं की गई है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों को क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ईवीएस की बात नहीं की गई है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? यानी प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों को हम लोग ईवीएस पढ़ाते हैं उसका मेन एम क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। व्यावसायिक विकल्प यानी कि बच्चों के व्यवसाय से जोड़ने की बात की जा रही है। तो बच्चे प्राइमरी स्तर के, अभी कक्षा 1 में जब बच्चा होगा तो 6 साल का होगा, उसको अभी से व्यवसाय थोड़ी बताया जाएगा। कहने का मतलब कि बच्चा जब एक लेवल, वैसे भी हमारे देश में कानून है, एक तरीके से आप 14 साल से बच्चों को व्यवसाय में नहीं जोड़ सकते। तो आपका उद्देश्य प्राइमरी स्तर पर बच्चों को व्यवसाय से जोड़ना या फिर उसका विकल्प बताना नहीं होता है। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। तो यह भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि देखिए, ईवीएस में हम लोग बच्चे को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ईवीएस तीनों को एकीकृत करके पढ़ा रहे हैं और यहां पर केवल विज्ञान के संप्रत्ययों की बात की गई है, बाकी के 2 को इग्नोर कर दिया गया। इस वजह से ये नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का निर्माण करना। प्रारूप यानी कि मॉडल की बात की जा रही है। तो क्या ईवीएस पढ़ाने का सिर्फ यही एक लक्ष्य है कि बच्चे मॉडल बना पाए? नहीं, ये बहुत ज्यादा संकुचित है, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार हमारे परिवेश में जो समाज के द्वारा हमारे ऊपर एक तरीके से अपने रूढ़िबद्ध विचार थोपे गए हैं लैंगिक भेदभाव के आधार पर, लिंग के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, कि लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौका संभालेंगे और लड़के हैं तो बाहर जाकर के आजीविका ही संभालेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे समाज, हमारे परिवेश से जुड़े हुए हैं और इसके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाएंगे तभी वो समाज में जाकर के, जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो समाज में जाकर के इन कुरीतियों का विरोध कर रहे होंगे, इन कुरीतियों का विरोध कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ईवीएस से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।